क्या कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो है वो एक यहाँ पे पढ़ना है हमें काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारी हिस्ट्री जो है गुलामी की रही है और इस गुलामी की हिस्ट्री ने हमें काफी हद तक आलसी बना दिया। नहीं, काफी आलसी बना दिया कि चार लोग जब हम काम करने के लिए रखते हैं तो उनके ऊपर एक सुपरवाइजर रखते हैं, तो ये देखे इंश्योर करे कि चारों लोग काम कर रहे हैं। काम नहीं करना हमारे देश के लिए शान की बात बन गई है। क्यों? मेहनत नहीं करना, काम नहीं करना। कोई भी आदमी जो आपको बोलता है कि मेरी जॉब कैसी है, तो कहेगा नहीं नहीं काम इतना नहीं है, तो वो उस चीज को प्राउडली आपको शोकेस करेगा। ठीक है, काम नहीं करना पड़ता। तो कहीं ना कहीं एक लंबी गुलामी ने सारा देश का सिस्टम चेंज किया। जो प्रोविंसेस पहले अमीर थे वो गरीब हो गए, ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ। और जैसे जैसे आप देखेंगे, जैसे जैसे जो भी प्रोविंसेस, प्लीज आइए, जो भी टेरिटरीज अंग्रेजों के कंट्रोल में आती गई, वो धीरे धीरे उनका जो एक्सप्लॉयटेशन जो था वो अलग अलग तरीकों के साथ किया जाने लगा। आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत होगी कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल के दो पार्ट हैं। पहला है कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, इसमें आप प्लासी की लड़ाई को देखेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि लड़ाई आखिर में हुई क्यों, इसके पीछे कारण क्या क्या था। और दूसरा है बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें आप ये देखेंगे कि इस लड़ाई का आफ्टर इफेक्ट क्या हुआ। क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी जो थी वो अंग्रेजों के लिए किस्मत की जीत थी, कि वो किस्मत से जीत गए, क्योंकि नवाब के जितने भी लोग थे वो अंग्रेजों से पहले ही मिले हुए थे। लेकिन बैटल ऑफ बक्सर ने ये प्रूव कर दिया कि अंग्रेज जो थे वो इतने वीक भी नहीं थे कि वो ये लड़ाई जीत नहीं सकते थे। डेफिनेटली उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई और रणनीति को बना करके लड़ाई जीती जाती है। ये हमें इतिहास के पन्नों में देखने को ही मिलता है। लेकिन अंग्रेजों ने ये जीत जो हासिल की थी उसमें उनकी आर्मी की भी जो है कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। तो आइए सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये हुआ कैसे और ये हुआ ही क्यों। तो लिखते हैं द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया का पहला पार्ट, कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, जिसमें आपको दो लड़ाइयां देखनी है। बैटल ऑफ पलासी हमने डिस्कस कर लिया था इसको लास्ट क्लास में, तो मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा। ये दो लड़ाइयां आपको देखनी है। इंडिविजुअल्स भी मैंने आपको लिखा दिए थे कि कौन कौन से इंडिविजुअल्स जिनको आपको ध्यान में रखना है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किनको किनको आपको याद रखना है, क्या क्या हुआ था। सबसे पहला डेट देखते हैं 1651। फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री इन बंगाल। कहाँ हुई थी? एट हुगली। हुगली रिवर है, जगह का भी नाम है। गंगा को हुगली कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। इसके लिए जो परमिशन दी थी वो दी थी, परमिशन वाज ग्रांटेड बाय
शाह शुजा, गवर्नर ऑफ बंगाल। शाह शुजा, गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, ये कौन था शाह शुजा? ही वॉज द सन ऑफ शाहजहां। ही वॉज द सन ऑफ शाहजहां। अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं शाह शुजा, उसमें डैश तक लिख दीजिए, सन ऑफ शाहजहां। ठीक है, नेक्स्ट 1698, ये तो आपको पता ही है क्या हुआ था, बताया था मैंने आपको। दे गॉट जमींदारी ऑफ, जमींदारी राइट ऑफ सुल्तानाती, कालीघाट, ठीक है, एंड गोविंदपुर। ये सारे टेरिटरी कलकत्ता के आसपास की टेरिटरी है, जहां की जमींदारी भी उनको मिल गई थी। जमींदारी गांव वगैरह में जाती, ये गांव ही है, 3 गांव है, सुल्तानाती, कालीघाट। तो इस गांव से जब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार इनका था, तो उसके बाद टैक्स में से अपना हिस्सा निकाल के करीबन समवेयर अराउंड 9% के आसपास होता था, और उसके बाद बाकी सारा वो सबमिट कर देते थे। तो ये खुद नहीं करते थे, जमींदार ये थे, लेकिन एम्प्लॉइज जो जाके टैक्स वसूलते थे वो तो इंडियंस ही थे ना सारे। ये खुद जाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा अगला क्या बोल रहा है, लैंग्वेज ही बंगाली है ना, और हो सकता है कि लोग रिवोल्ट कर दें कि भाई तुम कौन होते हो मांगने वाले हमसे। तो चाहे इन्होंने राज भी किया तो डायरेक्टली ये रूल नहीं करते थे, बहुत बाद में डायरेक्टली आए, पहले ये इनडायरेक्ट रूल ही करते थे। यहां तक समझ गए? तो ये चल रहा है, धीरे धीरे करके हुआ, एकदम से ये नहीं हुआ कि आपको लग रहा है कि अंग्रेज आया एकदम अटैक ही कर दिया। धीरे धीरे पहले यहाँ के सिचुएशन को समझा, जाना, यहाँ के लोगों से इंटरेक्शन हुआ, ये देखा कि इन लोगों के क्या व्यू पॉइंट है। क्योंकि सबसे बड़ा खतरा जो अंग्रेजों के लिए था कि अगर वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट कर भी ले, तो सोचो ना आप कि यहाँ पे खतरा क्या है। अगर वो डायरेक्टली रूल पे आ जाते हैं तो एक कॉमन रिवोल्ट का खतरा हो सकता है कि लोग विद्रोह कर दें, कि लोगों को तो अपना ही राजा चाहिए ना, कोई विदेशी रूल तो चाहता नहीं, कोई भी चाहता है क्या? नहीं चाहता ना। लोगों को लगता है कि हमारा ही राजा होगा, हम में से ही एक होगा, तो हमारे सुख दुख को समझेगा। लीडर आपका आपके ऐसा ही होना चाहिए, नहीं? इसलिए आप देखते हैं कि जो नेता होते हैं हमारे देश के, वो बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहनते हैं, सूट बूट टाई पहन के कोई दिखा है आपको? सब कुर्ता पजामा पहन के जाते हैं ना लोगों के पास, ताकि आम लोगों की तरह ही वो दिखे। जैसे कि आप छोटे शहरों में या गांव में जाते हैं, लोग क्या पहनते हैं ज्यादातर? कुर्ता पजामा ही पहनते हैं, है ना, या सिंपल से शर्ट पैंट पहनते हैं। बहुत स्टाइलिश तो नहीं होते ना छोटे शहरों के लोग, ये तो आपको शहरों में ही, और भी जो अर्बन एलीट क्लास है वो ज्यादा दिखेगा आपको इस तरह के कपड़े पहने हुए, लेकिन आपको नॉर्मल आदमी जो दिखेंगे वो कुर्ते पजामे या सिंपल से कपड़ों में दिखाई देंगे। यही कारण भी था कि महात्मा गांधी ने धोती क्यों पहना, वो भी घुटने तक, ऊपर खुला क्यों रखा? क्योंकि वो एक आम किसान की तरह, जो एक गरीब किसान है उसकी तरह वो रखना चाहता था, ताकि वो उनको अपना नेता माने, नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अंग्रेज जो थे वो इस तरह की चीजों को समझ रहे थे कि यहाँ पे कॉमन रिवोल्ट हो सकता है अगर वो डायरेक्टली सीधा कन्फ्रंटेशन में लोगों के साथ आए तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ पे फिर एक और इवेंट होता है 1717 में, क्या होता है? फारूक शाह, गोल्डन फरमान, फरमान इशूड बाय, जी, नहीं दीवानी राइट नहीं मिला है, दीवानी राइट तो फ्री ट्रेड, हाँ हाँ हाँ, फरमान दिया गया जिसमें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी है वो हटा दी गई। ठीक है ना, वेव ऑफ
company goods in return of 3,000 rupees per annum. ठीक है, for that they can issue दस्तक, याद रखिएगा दस्तक, ये आगे भी they can issue, इसके लिए ये दस्तक इशू कर सकते थे जो अथॉरिटी लेटर होती थी जिसके दिखा करके सामान ले जा सकते थे। किसी भी चीज को करने से पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि इसका मिसयूज क्या हो सकता है। जो आदमी मिसयूज को नहीं समझ सकता वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन को भी नहीं समझ पाएगा, बेनिफिट्स को भी नहीं ले पाएगा। ये किसी को आप अथॉरिटी दे रहे हैं, किसी को पावर दे रहे हैं, या किसी को भी आप ऐसी कोई चीज दे रहे हैं जो बाकियों को नहीं दी है, तो उसका मिसयूज भी हो सकता है। ये एक चीज है जिसको आपको समझना होगा। तो उस मिसयूज को आप कितना रोक पाते हैं, वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी। लेकिन यहाँ पे कोशिश मुगलों की तरफ से हमें दिखाई नहीं देती, सीधा सीधा खुश होकर के उनको दे तो दिया था। यानी कि कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल से पहले के सिनेरियो को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो काफी हद तक अंग्रेज जो थे वो धीरे धीरे करके, स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने टारगेट तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कोई जल्दीबाजी नहीं की, ऐसा नहीं किया कि एकदम से अटैक कर दें, एक्सेप्ट वन इंसिडेंस जो औरंगजेब के टाइम पे हुआ था, वो भी किसी कारण से हुआ होगा। तो उस तरफ हम ना जाए, लेकिन देखें तो अंग्रेज धीरे 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 करके, व्यापार करके, टैक्स दे करके, चापलूसी करके, पैसे खिला करके ऑफिसर्स को किसी भी तरीके से अपना काम निकालने के चक्कर में आपको दिखाई दे रहे हैं। क्लियर? और ये फरमान जो इशू हुआ ये इनके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट साबित हुआ, और अब ये फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग बन गए कि अब ये बड़े से बड़ी सेना को भी मैनेज कर सकते थे। नेक्स्ट। बंगाल में दस्तक का राइट जो था बंगाल का, तो बंगाल बहुत बड़ा था ना, देखो ना कितने स्टेट आ गए उसके अंदर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, असम, सारा आ गया। टेरिटरी को छोटी थोड़ी थी, बहुत बड़ी टेरिटरी थी। नेक्स्ट। तो हमारा पहला नाम आता है अलीवर्दी खान, आता है? अलीवर्दी खान पहला नाम आया, डाइड इन नेवर अलाउड foreign companies to fortify their factories हैं। ठीक है, बट एंग्लो फ्रेंच वार वाज गोइंग ऑन, and both preparing themselves for war। अब यहीं से लड़ाई की शुरुआत होती है। ठीक है, अब 1756 में उसकी डेथ होती है, तो यहां से आगे बढ़ेंगे। 9 अप्रैल, सॉरी 9 का आई बन गया, 9 अप्रैल 1756 को इसका ग्रैंडसन कौन बन रहा नवाब? दूसरा नाम कौन सा लिखा था, याद करो?
सिराजुद्दौला। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं भाई, तो पलासी शुरू करेंगे, बक्सर कैसे पहुंचेगा सीधा? वो सुजाउद्दौला है, वो अवध का नवाब है। सुजाउद्दौला ये मरने के बाद दोबारा कैसे आ जाएगा? रिबर्थ। टंग 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 है, एक हसीना थी। है? देखा आपने वो ऋषि कपूर की पिक्चर है, कर्ज पिक्चर है, देखा? क्या होता है, ऋषि कपूर को मार देते हैं ना पहले। अरे नहीं नहीं, जीप से मारती है उसको, उसके प्रॉपर्टी के लिए, और उसका जन्म होता है, फिर से एक सिंगर बनता है, वो रीबर्थ होता है। तो म्यूजिक बड़ा पॉपुलर था, टंग डंग 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 टंग डंग 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 टंग डंग 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 डंग, एक हसीना थी। आप लोगों की हरकतें हैं पुनर्जन्म वाली। आप लोग ऐसा मेरे को देखते हो ना, जैसे कि मैंने पिछले जन्म में आपको कुछ बताया था और इस जन्म में पूछ रहा हूं। आप लोग कोई अच्छी बात करो, मैं अच्छी म्यूजिक सुनाऊंगा। अभी आपकी हरकत पिछले जन्म वाली है। कि पिछले जन्म में आप बताया था, मैं भले ही कल बताया हो, कल के लेक्चर में बताया हो, लेकिन आपको ऐसा देखते हो ना मेरे को, अच्छा भी था, अच्छा। फिर मुझे म्यूजिक सुनाना पड़ता था कि आपके पिछले जन्म की याददाश्त ताजा हो जाए। अब मुझे पिछले जन्म के एक दो फिल्में ही पता है, मुझे ज्यादा फिल्में देखता नहीं मैं, तो पिछले जन्म के एक दो फिल्में ही पता है मेरे को, तो उस हाँ हाँ, मतलब पिछले जन्म बनी हुई फिल्में एक दो ही पता है, तो मैं उसी की म्यूजिक बताऊंगा आपको, मैं कहाँ से नया लगे हूँ, है कि नहीं? तो भाई ये समझ में आया ये सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला की क्या दिक्कत है? एक तो अब जब भी कोई नवाब बनेगा तो ऑब्वियस है कि उसके दुश्मन तो होंगे, जितना आप आगे बढ़ोगे दुश्मन उतने ज्यादा होंगे, है ना, उतना आपके खिलाफ लोग बोलेंगे। अब यहाँ पे परेशानी ये है कि सिराजुद्दौला साहब जो है वो समझदारी नहीं दिखा रहे। जब परेशानी ज्यादा बढ़ जाए आपकी लाइफ में, आपको क्या करना चाहिए? खूब परेशानी, इधर से परेशानी, उधर परेशानी, जहां जाओ वहां परेशानी। कभी हुआ है लाइफ में ऐसा? हम्म। कहना आसान होता है, करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन जब दलदल में फंसे हो ना, उतना छटपटाओगे, उतने दलदल के अंदर जाओगे। शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। जितना ज्यादा आप कोशिशें करेंगे उस टाइम पे, उतने आप फंसते जाओगे। मेरी बात को समझ रहे हो? और जब घर में दुश्मन हो तो बाहर नए दुश्मन नहीं बनाने चाहिए, पहले घर के दुश्मनों को खत्म करो। समझ में आ रही बात? अब सिराजुद्दौला साहब ये छोटी छोटी बातें जो हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाई हैं, वो उससे भूल गए। सिराजुद्दौला साहब के सामने ऑलरेडी बड़ी मुसीबतें थी, इनके रिश्तेदार इनके खिलाफ थे, कई सारे जमींदार जो थे वो इनको नवाब बनने से खुश नहीं थे। इनके जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी कि जो इनके सेना नायक थे, जिनको आप मीर बख्शी कहते हो, वो नहीं चाहते थे कि ये गद्दी में बैठे। उनका नाम क्या था? तीसरा नाम कौन सा लिखा था मैंने? मीर जाफर साहब। अभी तक इतिहास में हम कहते हैं कि तुम मीर जाफर बन गए हो, देशद्रोही, नमक हराम। मीर जाफर कौन था? वो इन्हीं के सेना का सेना नायक था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जनरल ऑफ द आर्मी। एंड वो नहीं चाहता था कि सिराजुद्दौला जो है वो गद्दी बैठे। तो इस तरीके से सिराजुद्दौला साहब के लिए ये जो सिंहासन था, नवाबशाही थी, वो एक सोने का ताज नहीं था, कांटों का ताज था। अब इस टाइम पे इससे निकलने के लिए उनको
यहाँ पे दुश्मन से भरे हुए हमारे सितारे से इस सिचुएशन को ढंग से भाप नहीं पाए। क्यों नहीं भाप पाए? क्योंकि वो आपकी तरह कूल एंड कंपोज्ड एंड काम नहीं थे। तो कैसे थे? यस, टिल टेम्पर्ड। टिल टेम्पर्ड आदमी क्या होता है? किसी ने भी कान भर दिए, उछलने लगा। किसी के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिया, गुस्सा आ गया। किसी को भी डांट दिया, किसी को भी निकाल दिया, किसी को भी मार दिया। ऐसे सिचुएशन में इस तरह के नवाब का होना सही नहीं था। यहाँ पे बहुत ही स्टेबल नवाब चाहिए था, जो सिचुएशन को भाप के अंडर द टेबल सिचुएशन को मैनेज करे। क्योंकि सबके सामने आप इस तरह की सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते। एक कॉमन रिवोल्ट होने का खतरा हो सकता है, और खास करके तब जब सेना के सेनापति ही आपके खिलाफ हो। सिचुएशन और भी ज्यादा खतरनाक और ग्रिम बन जाती है। समझ में आया? तो लिखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब क्या हुआ? अब एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा है, और अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही, और ये जो वॉर चल रहा है इस टाइम पे आप देखोगे बिल्कुल लास्ट वॉर चल रहा है, कि दोनों के दोनों इस पर्टिकुलर टाइम पे एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, और दोनों ने ही अपने फैक्ट्रीज या किले के ऊपर तोपे लगा दी, गन लगा दी है। अब ये कहीं ना कहीं नवाब की सोवर्निटी जो है उसको चैलेंज करने जैसा हो गया। शासन नवाब का है और आप लड़ाई लड़ रहे हो बिना परमिशन के, ऐसे कैसे? आपकी सेफ्टी की जिम्मेवारी तो नवाब की। नवाब ने तुरंत ऑर्डर इशू करा, क्योंकि उनके कान तक बात आई। अब आप किसी पर अटैक करते हो, सबसे पहले उसकी ताकत को भांपते हो ना। ये लोग सिर्फ यहीं पे नहीं है अवेलेबल, ये साउथ में भी तो है। और आप अगर अटैक कर भी रहे हो तो यू शुड हैव प्रॉपर रीजन फॉर दैट। और आपको ये भी इंश्योर करना होगा कि कल को अगर ये एस्केलेट हुआ तो क्या आप उसको मैनेज कर सकते हो कि नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि क्या इसको एस्केलेट करने के बाद अगर दूसरी फोर्सेस आई तो आप पीस ट्रीटी करने के लिए आपके पास क्या क्या पॉइंट्स हैं। ऐसा कुछ भी नहीं सोचा गया, और ऑर्डर इशू किया गया कि भाई आप लोग जो है अपनी फोर्टिफिकेशन बंद कर दीजिए। फ्रेंच मान गए, अंग्रेजों ने मानने से मना कर दिया। अब अंग्रेजों की फैक्ट्री का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। अब फोर्ट विलियम को ऑर्डर इशू किया गया, नहीं माने, नाफरमानी की गई, ठीक है। तो ना आपको क्या करना चाहिए था? अटैक करने से पहले बात करके बुलाना चाहिए था अपने दरबार में, उनको हाजिर होने के लिए अटैक बुलाया जाना चाहिए था। एक प्रॉपर आइटनरी बनानी चाहिए थी कि भाई हमने पूरी कोशिश की बट ये नहीं माने। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, और हेस्टी डिसीजन लिया गया 15 जून 1756। देखिए वो अप्रैल में आए हैं, अभी सिचुएशन को पूरी तरह से बिना समझे ही एक महीने के अंडर अंडर ही डिसीजन ले लिया गया। फोर्ट विलियम वॉज डिलेड सीज। ऑफ फोर्ट विलियम। ठीक है, अब यहां पे सिचुएशन को समझिए। अब इस जगह से नवाब अपने आप को स्ट्रॉन्ग होल्ड कर सकते थे। एक बार उन्होंने अंग्रेजों को कम कर दिया, अपने जितने दुश्मन थे उनको खत्म करना चाहिए था ताकि और स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। और जैसे दूसरी आर्मी आई अंग्रेजों की, वो नेगोशिएट करने के लिए तैयार रहे। लेकिन नवाब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उल्टा यहाँ पे कुछ एक इंसिडेंसेस हुए। ऑब्वियस है फोर्ट विलियम नवाब की ताकत के आगे तो टिक नहीं सकता था, छोटा सा एक किला था, वो हार गए। और जितने भी ऑफिसर्स थे जो बच सकते थे वो यहां से भाग के कहां चले गए? वो चले गए फोल्टा, शी शोर के साथ ही एक आइलैंड था, वहां चले गए। क्योंकि आइलैंड में नवाब अटैक नहीं करता था, क्योंकि उसकी नेवी नहीं थी, वो सिर्फ लैंड में ही लड़ाई कर सकते थे। तो सभी भाग के कहां चले गए? फोर्ट विलियम से। ले इसको क्या होगा?
वही हैंग हो गया, बंद ही करना पड़ेगा। तो फोर्ट विलियम से कहां चले गए? फोल्टा, FAULTA। फोल्टा क्या है? एक आइलैंड है। कहां पे है? शीशोर के नियर, नियर शीशोर। FULTA कर दीजिए, FA मत कीजिए, तो फाउल्टा हो जाएगा। FULTA। अब यहां से दो बातें हो रही हैं। अब ना तो नवाब ने परस्यू करने की कोशिश की अंग्रेजों को फोल्टा में, और ना ही उन्होंने कॉन्स्पिरेसी जो उनके अगेंस्ट चल रही थी उसे पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश यहां पे की। और उसके साथ साथ यहां पे एक और इंसिडेंस हो गया जिसे हम कहते हैं ब्लैक हॉल ट्रेजिडी। क्या कहते हैं? लिखूं कैसे? वही करना पड़ता है। ब्लैक हॉल ट्रेजिडी क्या था, किसी को पता है? बताइए। ऑफ करके ऑन कर देते हैं ना। You are currently the only person in this conference.
जो नया वर्जन आ रहा है एप्लीकेशन का वो आप देखेंगे वो और भी अच्छा है। आ जाएगी, अब आ चुकी है। उसमें उसमें हमने एक्चुअली पीछे क्या हुआ था कि इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दी थी किसी एक ऐसे एप्लीकेशन को, कि हमारी आईटी कंपनी भी है ना, तो किसी एक ऐसी कंपनी का उन्होंने वहां पे काम कर दिया था जो फ्रॉड थी, तो उसके कारण हमारा ही ब्लैकलिस्ट हो गया था और हट गया था। फिर दोबारा से आ चुकी है वो नया वर्जन जो है वो मेरे ख्याल से 1-2 दिनों में अपलोड हो जाएगा और फिर आपको वो दिखाई देगा और बढ़िया वाला दिखाई देगा। फिर आपको भी वही अपलोड करना पड़ेगा, ज्यादा बेटर है वो, क्विक भी है, फास्ट। हाँ हाँ, आईओएस में कोई दिक्कत नहीं है, एंड्रॉयड में थोड़ी सी दिक्कत थी, एंड्रॉयड की भी दिक्कत हो गई रिजॉल्व, एप्पल में कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। पलक पलक समझ में आ रहा है? पलक समझ में आ रहा है आपको? यहां तक की कहानी समझ में आ गई आप लोगों को? क्या क्या हुआ कहानी में? ट्विस्ट है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट क्या हुई, एक ट्रेजेडी हुई है, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है कि एक छोटे से कमरे में उसका मेजरमेंट आप मान के चलिए, जब नवाब ने उसको जीता तो उसका नाम जो फोर्ट विलियम है उसका नाम रख दिया अलीनगर। अलीनगर, हाँ एक सेकंड, हाँ जी। फर्स्ट फ्लोर पे किसी को भी दे दो, वहां पे सारे स्टाफ ही बैठे हैं। मैडम मैडम है, डिवाइन आईएएस में है ना? हाँ हाँ, दे दो, किसी को दे दो जी। तो हुआ ये कि अब गर्मी का महीना था, तो फोर्ट विलियम को जीतने के बाद नवाब ने इसका नाम जो था वो क्या रखा, इसको साइलेंट ही कर देते, इसका नाम रख दिया अलीनगर, ठीक है। और यहां पे जो हुआ है ट्रेजेडी, इसमें क्या हुआ था कि जितने भी वहां पे अंग्रेज बचे हुए थे, इसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे, करीबन 143 के आसपास लोग थे, जिनको एक छोटे से कमरे में, जून का महीना आपको पता है वैसे ही बड़ा गर्म महीना होता है, और बंगाल में तो ये महीना ऐसा होता है क्योंकि मानसून आता है उधर से, केरला से होता हुआ, जो बंगाली खाड़ी से उठता हुआ मानसून है उधर, तो चिपचिपा मौसम होता है, और अंग्रेजों के लिए तो ऐसे ही बड़ा ही मुश्किल महीना होता है। और ऐसे मौसम में इनको एक कमरे में बंद कर दिया गया रात को, और सुबह जब खोला गया था तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग उसमें मर गए थे। तो इस ट्रेजेडी के कारण क्या हुआ कि जितने भी ब्रिटिश मीडिया थी और ब्रिटिश पब्लिक थी, उनके सामने ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये शोकेस किया कि ये जो नवाब है वो ब्लड थ्रस्टी एक डेविल की तरह है, जो लोगों को मारने में एंजॉय करता है, जो लोगों को खत्म करने में एंजॉय करता है। और इतने सारे लाइव्स को खत्म होने के बाद भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, या उसने ये इंतजाम नहीं किया कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको कहाँ रखा गया है, क्या किया गया है। और इससे क्या हुआ, ब्रिटिश पब्लिक की और गवर्नमेंट की सिंपैथी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ चली गई, और वो चाहते थे कि जो कंपनी है वो इसका बदला ले। दूसरी तरफ, एक तरफ तो ये हुआ जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अब सपोर्ट कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, बंगाल को प्रोपेगेंडा इस तरह से तैयार किया गया कि लगा कि नहीं नहीं इसका तो बदला लेना जरूरी है, हमारे लोगों को, निर्दोष लोगों को मार दिया गया। उसके बाद दूसरी तरफ जो फोल्टा में बैठे हुए थे वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां बैठ करके, दुश्मन तो दुश्मन है, वो तो आपके खिलाफ ही काम करेगा, तो वहां बैठ के वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं नवाब के उन लोगों के साथ जो नवाब को नहीं चाहते कि वो नवाब बना रहे हैं, जो चाहते हैं कि नवाब हट जाए और उसकी जगह कोई और आ जाए, चाहे वो मीर जाफर हो, है ना,
चाहे वो मानिक चंद हो, चाहे वो जगत सेठ हो, चाहे कोई और हो, चाहे वो घसीटी बेगम हो, कोई भी, इन सभी को जो है के साथ कॉन्स्पिरेसीज यहाँ पे शुरू हो गई और धीरे धीरे नवाब के कोर्ट में अंग्रेजों ने उन लोगों को करप्ट करना शुरू कर दिया जो किसी न किसी तरीके से उनके कंट्रोल में आ सकते थे, पैसे के दम पे या कोई और लालच के दम पे। तीसरा काम इन्होंने क्या किया? तीसरा काम इन्होंने मद्रास मैसेज भेज दिया कि बंगाल में उन्हें ब्रिटिश हेल्प की जरूरत है। और वहां से कौन आए? रॉबर्ट क्लाइव और मिस्टर वॉटसन। नेवी की कमांड वॉटसन जी के हाथ में थी और आर्मी की कमांड रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में थी। रॉबर्ट क्लाइव यही आदमी है जिससे आपको पता है कि कर्नाटक के वॉर में जिसने पूरी की पूरी जीती हुई बाजी फ्रांसिसियो के हाथ से छीन ली थी। He was a brave person and very intelligent also। और जैसे ही नवाब को यह पता लगा कि ब्रिटिश आर्मी एक जो है मजबूत आर्मी बंगाल के लिए रवाना हो चुकी है, उसे अब यह समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करे। क्लियर? समझ में आ गया? अब यहां से प्लॉटिंग जो थी प्लासी की लड़ाई की वो शुरू हो चुकी थी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट लिखिए। December 14, 1756। Clive with a strong army कलकत्ता। अब यहां पे क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए था? CLIVE है, ये ई गलत हो गया, ये बाद में लगना था, मैंने पहले लगा दिया। क्लाइव थोड़ा सा मेरे को भी है, मैं थोड़ा सा वर्ड्स ऊपर नीचे कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो क्लाइव है, तो यहाँ पे क्लाइव और वॉटसन साहब पहुंच गए। अब यहाँ पे नवाब को क्या करना चाहिए या बाकी लोगों को क्या करना चाहिए था इंडिया में, बताइए। ओके, और क्या होना चाहिए था इस सिचुएशन में? क्या क्या ऑप्शंस थे नवाब के पास? एक बार आप झुकोगे तो फिर तो आपको क्यों नहीं लड़ सकते हैं? आर्मी कमजोर कहाँ थी? किसने कहा आपको आर्मी कमजोर थी? सिराजुद्दौला की आर्मी बहुत मजबूत थी और अंग्रेज तो बिल्कुल उस सामने कुछ नहीं थे। आखिर बैटल ऑफ प्लासी तो हुई ना। क्या करना चाहिए था ना आपको? बट लोग तो उसके खिलाफ है। आप जून से लेके जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने का टाइम था उसके पास। उसको अभी तक ये नहीं पता चला कि मीर जाफर ही उसके खिलाफ है। सोच के देखो, यानी कि आपका स्पाई सिस्टम तो स्ट्रांग होना चाहिए ना, है?
आपका स्पाई सिस्टम तो स्ट्रांग होना चाहिए, जो आपको हर चीज की इंफॉर्मेशन दे। पहली चीज ये थी कि नवाब को अपने इंटरनल जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए थी, यानी कि जो जो ऑफिसर्स उसके खिलाफ थे उन्हें या तो अपने तरफ करता या उन्हें रास्ते से हटाता। क्लियर? जो जो लोग उससे नाराज थे, जो भी व्यापारी उससे नाराज थे, उनसे मिलता, उसको रिजॉल्व करता, धीरे धीरे उनका रिलेशन अच्छे करता, ताकि जरूरत पड़ने पे उनसे वो हेल्प ले सकता था। लेकिन यहाँ पे हम नवाब को ऐसा कुछ करते हुए नहीं देखते। ये काफी हद तक इमेच्योरिटी दिखाई देती है एक लड़के की जो अभी बिल्कुल यंग है, 18-19 साल का है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति कैसे की जाती है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि पॉलिटिक्स कैसे चलता है। इसको समझाने वाले लोग भी इतने मेच्योर नहीं है कि उसे आने वाली परेशानी के बारे में पता नहीं चल रहा। तो क्या हुआ, क्लाइव ने पहुंचते ही ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन कराई। किससे? नवाब से। कब कराई? जनवरी 1757। ये मैं इसीलिए लिखा रहा हूं क्योंकि कई बार ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अलग अलग ट्रीटी का नाम लिख देते हैं ताकि आपको पता हो। ट्रीटी ऑफ इसमें क्या क्या हुआ? कलकत्ता वॉज गिवन बैक टू ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश गॉट ऑल प्रिविलेजेस ठीक है, एंड वॉर कंपनसेशन, जो उनका नुकसान हुआ। एंड राइट टू फोर्टिफाई कलकत्ता। सब कुछ मिल गया जिसके लिए नवाब ने पहले उनको मना किया था। ठीक है, क्लाइव को तो सब कुछ मिल गया, लेकिन क्लाइव एक जो है चालाक डिप्लोमेट भी था। अपने ऑफिसर्स जो फोर्टा में थे उनसे बात करके, अपने लोगों से बात करके, और कलकत्ता के जब ट्रीटी करने आया तो वहां के लोगों के बिहेवियर से वो समझ गया था कि सभी लोग नवाब से खुश नहीं हैं। और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी ब्रिटिशर्स के लिए कि अगर वो नवाब को हटा के, जो उनका दुश्मन है, अपने किसी फेवरेबल बंदे को वहां पे गद्दी पे बिठा दें, तो ऑब्वियस सी बात थी कि बंगाल का जितना बेनिफिट है ट्रेड का वो सब उनके हाथ में आ जाएगा। और दूसरा, वो आदमी हमेशा ऑब्लाइज भी रहेगा और अंग्रेजों के कंट्रोल में भी रहेगा। तभी क्लाइव ने एक कॉन्स्पिरेसी फेच की। किसके साथ? क्लाइव। ठीक है, conspired with against नवाब with कौन कौन थे? देखो, मीर, जगत सेठ, एक बैंकर थे, बैंकर मतलब लोन वगैरह देते थे। ठीक है, मानिक चंद,
ये कलकत्ता का ऑफिसर था। आदम खान, ये एक जनरल था आर्मी का। और ओमी चंद, ये भी एक मर्चेंट था, व्यापारी था। घसीटी बेगम, घसीटी बेगम तो पहले ही अंग्रेजों के पास थी ना। वो भाग करके जब सिराजुद्दौला उसके खिलाफ पावर यूज करना चाहता था तो वो भाग करके, कई बार ना पहले के जमाने में क्या होता था कि जब लोगों के बच्चे पैदा होते ही कई बार मर जाते थे, तो कई पंडित या ज्योतिषी उनको सलाह देते थे कि आप ऐसा नाम रखो, थोड़ा सा बेकार सा नाम, तो नहीं मरेंगे। तो लोग मान भी लेते थे। और कई बार ऐसा बच्चा अगर बच जाए तो फिर उसका नाम कंटिन्यू वही रहता था। तो आप पहले के जमाने में कई ऐसे उल्टे पुल्टे नाम भी देखेंगे लोगों को, कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी ज्यादा हाई थी। मेडिकेशन नहीं था ना, प्रॉपर केयर नहीं था। आजकल तो बच्चा कंसीव करने के साथ ही मेडिकेशन शुरू हो जाती है, केयर शुरू हो जाती है। पहले ऐसा थोड़ी था, पहले तो पता ही नहीं होता था क्या खाना है क्या पीना है, जो भी नॉर्मल खाना पीना था वही खाते थे लोग, उसी में ठीक रहते थे। ओमी चंद एक, कौन सा है? ओमी चंद एक व्यापारी है, अभी मर्चेंट है। अब जब नवाब के बारे में ये पता लग गया कि उसके जो चीफ है, सारे बैंकर्स, सारे ऑफिसर्स सब जब उसके खिलाफ हैं, तो क्लाइव को क्या करना चाहिए? क्लाइव ने क्या किया? क्लाइव ने ट्रीटी में और ऐसी शर्तें जोड़ दी जो नवाब के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, जो उसकी सोवरेनिटी को डायरेक्ट चैलेंज था, क्योंकि उसको पता था कि नवाब इसको नहीं मानेगा और लड़ाई शुरू होगी। और यहीं से शुरुआत हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी की, कि नवाब को ऐसी शर्त दी गई जानबूझ करके कि नवाब उसको ना माने और नवाब लड़ाई के मैदान में आए, ताकि वहां पे उसको जालसाजी के तहत मार दिया जाए। क्लियर? तो लिखिए, बैटल ऑफ प्लासी 21 जून 1757। अब 15 जून के बाद क्या होता है? बारिश शुरू होती है। तेरे के वो तो हो गया। अब 1757 में आ गया, 76 में कहां घूम रहे हैं आप? आप जाओ, मुंह धो के आओ। आपको नींद आ रही है? नींद नहीं आ रही तो गलत बात है, नींद आनी चाहिए। हिस्ट्री क्लास में नींद नहीं आ रही आपको? हाँ मुझे लग रहा है। और मक्खन खाता नहीं? नहीं नहीं लगाता भी नहीं। तो मक्खन वेस्ट हो जाएगा आपका। ये भी सही है। नहीं, मुझे जबरदस्ती खिलाई देते हैं ये लोग। पंजाब में मैंने देखा ना, खाने पीने का सिस्टम ज्यादा ही है कुछ। मैं थोड़ा सा खाने पीने में कमजोर आदमी, तो यहाँ पे ना खाते बहुत हैं। मतलब शाम अगर आप किसी के घर चले जाओ, तो चूंकि मेरी शादी भी देखो पंजाब में हुई है, तो पंजाब में जाता था तो भाई जमाई आए तो वो एक स्नैक्स, दो स्नैक्स, तीन स्नैक्स, चार स्नैक्स, पांच, मैं सुना अब खत्म हो जाएगा। अब ठीक है, अब स्नैक्स ही खिला दिए 7-8। फिर कहते हैं अब सूप पियो। सूप पीने के बाद कहते हैं कि अब खाना खाओ। खाना खाने के बाद कहते हैं, मैंने कहा टॉर्चर करना है तो मेरे को ऐसे ही बोल दो। फिर कहते हैं आइसक्रीम भी खाओ। आइसक्रीम खाओ तो कहते हैं स्वीट डिश में मिठाई भी खाओ। मैं खा ही नहीं सकता इतना। चाय भी एक बाल्टी पीते हैं, है ना? तो खाना पीना पंजाब पंजाब में तो होगा ना, मुझे पता तो है, सबको पता है पंजाब के लोग लंबे चौड़े तगड़े होते हैं। इतने तगड़े तो हम है भी नहीं। हाँ, लंबे चौड़े होते हैं सारे। झारखंड के लोग, बिहार के लोग इतने कहाँ खाएंगे हम लोग, है नहीं? तो बड़ी मुश्किल हो गई थी मुझे। तो मैंने शर्त रख दी, किसी के पास जाता था, मैंने कहा 2 स्नैक्स से ऊपर रखना है तो मैं आऊंगा ही नहीं। ऐसे मुझे करना पड़ा। और ऊपर से सुबह सुबह उठते पराठे शराठे एकदम
मक्खन ते घी, बुर्ची अंडे दी, हाँ लस्सी। तो ये परेशानी होती है। अच्छा मेरा क्या है ना, मैं नॉर्मली दिन में 2 ही टाइम खाता हूँ। तो रात को मैं बहुत लाइट खाता हूँ, चिकन या फिश वगैरह ही खाता हूँ, ज्यादा नहीं खाता। तो यहाँ तो खाते ही रात को ही, सारा का सारा दिन का पूरा दुश्मनी रात को ही निकालते हैं, वो सारा का सारा खाना ही रात को खाते हैं। कड़ी राजमा है, खाना पीना तो यहाँ बढ़िया है भाई। हिमाचल में भी ऐसे ही खाते हैं। हिमाचल में फिर एक्सरसाइज भी तो जाती है ना, आप पैदल ही चल लो थोड़ा सा तो। आपको पता है हिमाचल के लोगों की जो है रेड ब्लड कॉर्पसल्स आरबीसी ज्यादा होती है नॉर्मल आदमी से, बड़े स्ट्रांग होते हैं। हैं? ग्लोइंग स्किन होती है, लाल लाल होते हैं और पतले होते हैं। पंजाब में तो पूरे तो मोटे मोटे तगड़े तगड़े होते हैं। हिमाचल में आपको मोटा आदमी नहीं दिखेगा, इतना भार लेकर के पहाड़ों पे चढ़ाता है, जैसे कूद फांद के ऊपर चढ़ाता है। आपको पता, हम और आप नहीं कर सकते ऐसा। सही सी बात है। हाँ वहां पे तो सेब के बागान बहुत है। मुझे गाड़ी दे दी इन्होंने सांगला वैली में। सांगला वैली पता कैसी है? ये सड़क है और ऊपर से ऐसे पहाड़ गई हुई है ऐसे, और नीचे 400 फुट गहरी खाई और नीचे नदी बह रही। मेरे को ना बातें करने की आदत है, मैं लोकल से ही बड़ी बातें करता हूँ। मैं कहीं आता हूँ ना, सबसे खूब बातें करता हूँ। अच्छा मुझे चाय पिलाते हैं, मुझे अच्छा लगता है। कि लोगों ने तो खाना खिलाने के लिए आपको बिना खाए जाने नहीं देंगे, अब जाके दिखाओ। मैं ठीक है खिला दो। तो ऐसे भी होता है मेरे साथ। अरे तो एक आइटम तो खा ही लेगा आदमी। अब एक आइटम खिलाने के बहाने से तुम 50 आइटम खिला दो, बंदा मर ना जाए। रोज रोज इतना खाए तो आदमी पागल हो जाए। तो हुआ क्या कि सांगला वैली का ट्रिप था, उसमें जो मैं बताता हूँ आपको, मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था और मेरी जान निकली पड़ी थी, और ऊपर से ट्रक भी आ जाते हैं बीच में से। और कई जगह पे मोड़, नॉर्मली मोड़ ऐसे होता है ना, वहां मोड़ ऐसे जाकर के ऐसे है। तो मैं और मेरा दोस्त हम लोग मार्केट में कुछ मेडिसिन और कुछ सामान लेने के लिए गए हुए थे। वही नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है, आप जानते होंगे शायद। अच्छा आप तो कुल्लू मनाली से। तो वहां पे नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट है जो हिमाचल को सबसे ज्यादा बिजली सप्लाई करता है। हमारा वैसी गेस्ट हाउस में बुकिंग था, हम वहां गए हुए थे। तो कुछ मेडिसिन वगैरह लेने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए हम लोग मार्केट गए। तो मार्केट में मैंने ऑब्जर्व किया कि उस मार्केट में बिल्कुल हिल इसमें था मार्केट, जितने भी दुकानें थी सब में लेडीज थे, जेंट्स को नहीं था। शायद एक दो में होगा भी, हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैक्सिमम लेडीज थी। तो ऑब्वियस है, क्यूरियोसिटी हुई, मैंने पूछना शुरू किया। तो सब लेडीज ने ग्रुप बना के मुझे बिठाया, वहां पे चाय वाय पिलाया, फिर समझाया, बताया, खूब सारी बातें की। तो उन्होंने बताया कि यहाँ के जेंट्स हैं या तो पॉलिटिक्स में बिजी है, खेती बाड़ी करते हैं, या कहते हैं नशा बहुत है। वो सुबह से गाँव के लोग ग्रुप बना करके नशे वगैरह करके अपना घूमते फिरते रहते हैं। कहते हैं बच्चे पालने पढ़ाने घर की जिम्मेवारी हमारे सर पे ही है, इसलिए हमने सिस्टम रखा हुआ है। अच्छा लगा वुमेन एम्पावरमेंट देख के। लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकले ना, एक खाई था, मतलब वहां आसपास उसका मार्केट के साथ ही वो ऐसे ही था मोड़, ऐसे ऐसे जाके, और ऐसे नहीं था, पूरा यू टर्न था ऐसे, अब फिर ऐसे करके ऐसे था। एक बारात वाली गाड़ी आई, ऑल्टो कार, मुझे अभी भी याद है। और वो ऐसे जाकर के शराब पिए हुए थे लोगों ने, और रात भर नहीं मिला वो गाड़ी। और उसका साइड मिरर जो होता है वो उन्होंने सेलो टेप से लगाया हुआ था, वो झाड़ियों में वहीं पे सामने दिख रहा था गिर, मिरर मिला था। 5 लोग थे, मुझे सुबह पता चला कि 5 की जो है डेथ हो चुकी थी। रात भर मिला ही नहीं गाड़ी कहाँ गई, इतनी गहरी खाई थी। हिमाचल में लाइफ तो बहुत अच्छी है, खूबसूरत है, लोग भी बड़े खूबसूरत है, लेकिन टफ भी है लाइफ बहुत। खास करके जब आप अपर हिमाचल में आते हो तो इट इज वेरी टफ। लोग मानते नहीं है, शराब और आप पी के ड्राइव नहीं करना चाहिए, लेकिन जो लोग रोज ड्राइव कर रहे हैं उनको तो होता ही है कि चलो कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन शराब पी के ड्राइव नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। चलिए अच्छी बात है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो टाइम देखो क्या है, 21 जून। 21 जून यानी कि बरसात अपने पीक पे। 15 जून से लगभग बारिश शुरू हो जाती है बंगाल में, खास करके उससे पहले भी शुरू हो जाती होगी, मेरे ख्याल 10-12 को शुरू हो जाती है। और जून का महीना है, बरसात का महीना है। अब दोनों आर्मी आपस में आमने सामने खड़ी है। अब इसको कॉन्स्पिरेसी बोलो या बेवकूफी बोलो, नवाब की आर्मी के पास त्रिपाल ही नहीं था।
अब आर्मी के पास त्रिपाल नहीं है, ब्रिटिशर्स के पास त्रिपाल है। अब त्रिपाल नहीं है, बारिश होगी तो क्या होगा, जितना बारूद है अब वो चलेगा ही नहीं क्योंकि खराब हो गया। बारूद बारूद में पानी गिरा दो तो क्या खत्म है। तो नवाब की आर्मी यहाँ पे बिना तोपों के हो गई क्योंकि उनके पास ना गोलियां थी और ना बारूद था कि वो तोप चला सके ना गोली चला सके। उस टाइम की बंदूक भी होती थी जिसमें बारूद डालना पड़ता था। तो इनकी ज्यादातर चीजें बेकार हो गई और अब ये नवाब की आर्मी जो थी वो मिडिवल आर्मी में ट्रांसफर हो गई और ब्रिटिश आर्मी के पास कैनन्स भी थे और बंदूकें भी थी क्योंकि उनके पास त्रिपाल थी, उन्होंने ढक लिया फटाफट। अब यहां से आप उम्मीद लगाइए कि क्या हाल हुआ होगा नवाब की आर्मी का। अच्छा 50% से ज्यादा आर्मी, 70% ही मान लीजिए आप, मीर जाफर के पास थी। मीर मदान और एक और थे, मोहनलाल और मीर मदान, दो ही थे जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों को एकदम से घुटने पे भी ले आए एकदम से एक बार तो। लेकिन फिर जब उनकी डेथ होगी तो अंग्रेजी आर्मी फिर से कंट्रोलिंग फोर्स में आ गई। तभी एक मैसेज मीर जाफर के बेटे मीरान ने सिराजुद्दौला को दिया कि हम हार रहे हैं। एक तरफ आर्मी पूरी खड़ी है, लड़ भी नहीं रही, बस ये दिखा रही है कि हम जैसे कि पता नहीं क्या कर देंगे। और आकर के सिराज को मैसेज दिया गया कि भैया अब हम हार रहे हैं, आप निकलो यहां से, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो काम खराब हो जाएगा, आप जिंदा रहेंगे तो हम दोबारा से आर्मी फॉर्म कर सकते हैं, अंग्रेजों का मुकाबला भी कर सकते हैं। सिराजुद्दौला आपाधापी में, वो उसे सोचा ही नहीं कि मैं भागूं क्या करूं, समझ में ही नहीं आया, वो घबरा गया। और जैसे ही पहली लड़ाई थी उसकी जीवन की, लाइफ की पहली लड़ाई थी, जैसे ही वो भागने लगा मीरान ने पीछे से तलवार मारी, सिराजुद्दौला वहीं पे ढेर। इस तरह से सिराजुद्दौला की डेथ हो जाती है और बैटल ऑफ प्लासी में अंग्रेजों की जीत हो जाती है। अंग्रेजों की जीत थी या कॉन्स्पिरेसी की जीत थी, आप समझदार हैं, आप खुद डिसीजन लीजिए। तो ये चीजें लिख लीजिए ताकि आपको याद रहे। शाम तक तो चला ही था, नाटक तो पूरा हुआ था ना कि हम बहुत लड़ाई लड़ रहे हैं। और क्या, एक दिन से भी कम टाइम, 3-4 घंटे में खत्म। 3-4 घंटे में खत्म हो गया था ये, और क्या। बैटल ऑफ पानीपत, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई है, वो 4 घंटे चली। होते थे लेकिन वो दोनों आर्मी फिर तो टक्कर की होनी चाहिए ना। नवाब साहब को तो यहाँ पे पूरी तरफ से घेर लिया गया ना, पता नहीं चला उसको क्या हो रहा है उसके आर्मी में, इतने तो लोग होते हैं, 50,000 की आर्मी। जब तक उसको पता चलता सब तक उसके हाथ से निकल चुका था। ठीक है, तो लिखिए मीर जाफर एंड राय दुर्लभ did not participated only Mir Madan and Mohanlal fought bravely। अभी तो देखिए इतिहास याद करता है इनको, मोहनलाल है ये। ब्रेवली, ठीक है। सिराज पुट टू डेथ बाय मीरान, सिराज पुट टू डेथ बाय मीरान सन ऑफ मीर जाफर। मीर जाफर का, सिराज का बेटा ही सिराज को क्यों मारेगा, मीर जाफर।
मीरान है सिर्फ, जाफर था कि ओबियस जाफर ही होगा, लेकिन नाम इसका मीरान ही हिस्ट्री में पता है। ठीक है, तो बाय दिस बैटल ओनली ब्रिटिशर्स ने क्या किया, बिकेम द कंटेंडर ऑफ इंडियन एम्पायर। ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं 2 सेकंड में कि मीर जाफर नवाब बना, मीर जाफर बिकेम द न्यू नवाब। और उसने क्या दिया अंग्रेजों को, ब्रिटिश गॉट जमींदारी ऑफ चौबीस परगना, जगह का नाम है, टेरिटरी है। एंड ह्यूज गिफ्ट कंपनी एंड क्लाइव, काफी सारा पैसा, सोना चांदी गिफ्ट क्लाइव को मिला, कंपनी को मिला। कंपनी आज और बढ़ गया, उनको लगा कि ये नवाब है, बना है, इसने दिया है, तो कोई नया बने। यहीं पे सिलसिला शुरू हो जाता है नवाबों के बदलना। कल हम करेंगे डिस्कस इसके बाद इवेंट्स, उसके बाद बैटल ऑफ खत्म हो जाएगा आपका कॉन्क्वेस्ट ऑफ